हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजवीर हियर। आज मैं आपके लिए आपकी मोमेंट्स बुक से एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल स्टोरी लेकर आया हूँ, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। अब ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इसके जो आथर हैं, जो इसके राइटर हैं, वो हैं आर के लक्ष्मण। इनके बारे में जान ले रहे हैं। जो आर के लक्ष्मण है वो कौन है? तो जो आर के लक्ष्मण है वो एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं और एक बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट भी हैं। इनको बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले हैं, जस्ट लाइक पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और इसके साथ ही साथ इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है जर्नलिज्म के लिए। अब वापस लौटते हैं अपनी स्टोरी पर। तो ईश्वरन द स्टोरी टेलर, तो जो ईश्वरन है ये हमारे सेंट्रल फिगर हैं इस स्टोरी के, और इनके पास एक बहुत ग्रेट आर्ट है स्टोरी टेलिंग की। ये बिल्कुल लाइव डिस्क्रिप्शन कर देते हैं अपनी स्टोरीज में। अब ईश्वरन के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा महेंद्र के बारे में। अब ये महेंद्र कौन है? सो यू कैन सी, यू मे इमेजिन दिस इज महेंद्र। तो महेंद्र हैं वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जूनियर सुपरवाइजर हैं। इनका वर्क क्या है? इनका वर्क है जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पर लेबर्स वगैरह वर्क कर रहे हैं तो उनको सुपरवाइज करना। अब ये एक बैचलर है, मीन्स क्या है, इनकी मैरिज अभी नहीं हुई है, और एक केयर फ्री पर्सन, मीन्स क्या है, इनका जो वर्क है वो इस टाइप का है, इन्हें प्लेस टू प्लेस घूमना पड़ता है। और अब वापस लौटते हैं। तो जो ईश्वरन है वो इन्हीं महेंद्र के एक कुक हैं। वो इनके लिए बहुत ही डिलीशियस फूड प्रिपेयर करना, इसके साथ ही साथ इनके क्लॉथ्स वगैरह धोना, और इसके साथ ही साथ इनके जो भी अदर हाउस होल्ड वर्क हैं तो ये सब करना उनका काम है। और जो ईश्वरन है वो स्टोरीज भी उनको सुनाया करते हैं महेंद्र के लिए, और स्टोरीज ऐसे सुनाते हैं कि सिंपल से सिंपल स्टोरी में भी ये क्या है, सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं, कुछ मिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं, हॉरर क्रिएट कर देते हैं। ये इनकी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है। जैसे कि एक इंसिडेंट ले रहे हैं, कैसे स्टोरी ये सुना रहे थे। एक बार की बात है, ये आ रहे थे रास्ते में, ठीक है, तो इन्हें एक सिंपल सा कोई ट्री दिखा था। लेकिन शाम को जब स्टोरी उसको सुना रहे हैं महेंद्र के लिए, तो कैसे सुना रहे हैं कि जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक बिल्कुल जायंट एक दिखा, और जब मैं पास में पहुंचा तो एक सिंपल पेड़ था। मीन्स क्या है, ओपनिंग करते थे बहुत ही सस्पेंस वाली, और जो इसका एंडिंग होती थी स्टोरी की वो एकदम बहुत ही सिंपल। तो इस तरीके से ये अपनी स्टोरीज को बताया करते थे। अब नेक्स्ट स्टोरी बताते हैं ये अपनी लाइफ से रिलेटेड, कि ये कहाँ से आए हैं भाई, जो हमारे ईश्वरन हैं। तो ये स्टोरी बताते हैं कि भाई ये ऐसी जगह से आए हैं जहाँ पर टिम्बर का बहुत ज़्यादा काम चलता था। टिम्बर मीन्स क्या है, लॉक्स, जो लट्ठे वगैरह होते हैं लकड़ी के, ठीक है, तो उनका बहुत ज़्यादा वर्क चलता था। तो ऐसी जगह से ये बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पर क्या था कि जो लॉक्स वगैरह होते थे, जो भी लकड़ियाँ वगैरह होती थीं, तो उन्हें कैरी करने के लिए जो बिग एलिफेंट्स होते थे, बहुत बहुत बड़े एलिफेंट्स, उनका यूज किया जाता था। तो इसी कंडीशन में क्या हुआ था, एक बार एक जो एलिफेंट होता है वो मैड हो जाता है, पागल हो जाता है। अब वो एलिफेंट वहाँ से निकल जाता है, और जो भी फेंस वगैरह होगी, चार दीवारी वगैरह होगी, बाउंड्री वाल वगैरह होगी वहाँ की फैक्ट्री की, जहाँ पे ये बूट का वर्क चलता था, तो वहाँ पर उसने बिल्कुल ऐसे तोड़ दी जैसे कोई माचिस की तीली हो उसके लिए। फिर ये वहाँ के टाउन्स में प्रवेश कर जाता है, और वहाँ पर क्या तोड़फोड़ करता है। और उसके बाद अल्टीमेटली ये जो एलिफेंट वो कहाँ रुकता है जाकर के, वो रुकता है जाकर के एक स्कूल में। और उस टाइम जो हमारे ईश्वरन थे वो एक स्टूडेंट थे जूनियर क्लास में। तो स्कूल में भी बहुत सारी उन्होंने तबाही मचा दी भाई, इसने, एलिफेंट ने। अब सारे के सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो सभी टीचर्स और बच्चे कहाँ हैं, स्कूल की छत पर पहुंच जाते हैं। अब फिर ये सुनाते हैं कि ईश्वरन कि पता नहीं मुझ में कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने टीचर से एक कैन ली और मैं स्टेयर्स केस, मतलब वो जीने के थ्रू नीचे आ गया और इस एलिफेंट के पास आया, और मैंने एक जो स्टिक थी मेरे हाथ में, जो मैंने तोड़ रखी थी एक पेड़ से, तो उस स्टिक को मैंने इसके जो पैर था उसकी थर्ड उंगली में मारा। तो फिर क्या, थोड़ी टाइम के बाद ये बेहोश हो जाता है। उसके बाद स्टोरी इसने इनकम्प्लीट छोड़ देता है। फिर कहता है ठीक है मैं अपना खाना गर्म करके आऊँ, डिनर। वापस आता है, फिर महेंद्र पूछता भाई आगे क्या हुआ। तो आगे फिर सर कुछ नहीं, एक वेटरनरी डॉक्टर आया, उसने इसे ठीक कर दिया। तो देख सकते हैं कि स्टोरी स्टार्टिंग में कितनी भयानक सुना रहा था, अब फिर उस चुटकियों में उसने जो स्टोरी है ख़त्म कर दी, बहुत ही सिंपल एंडिंग के साथ। तो ये इसकी एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिटी थी स्टोरीज को सुनाने की।
अनदर इंसिडेंट देख रहे हैं इसकी स्टोरी का। तो अब ये एक बार क्या बताता है, शाम के लिए अक्सर जो स्टोरीज था वो सुनाया करता था महेंद्र के लिए इवनिंग के टाइम ही, शाम को नाइट में खाना वगैरह जब ये लोग खा लेते थे उसके बाद में आफ्टर डिनर। तो बताता है कि आपको पता है ये जो हमारी प्रेजेंट कंस्ट्रक्शन साइट है, जो भी एक केमिकल फैक्ट्री टाइप की है, तो यहाँ पर एक बरियल ग्राउंड हुआ करता था। और जब मैं आया था मैं तो तभी ये समझ गया था कि भाई एक बरियल ग्राउंड है। ऐसा क्यों है कि मुझे कई सारी स्कल्स मिली थी, खोपड़ियाँ मिली थी, इसके साथ स्केलेटन के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी मिले थे। ठीक है, तो ये बहुत ही भयानक जगह है, वो ये कहता है। और अक्सर मैं रात को है ये मतलब क्या देखता हूँ, मैं रात को अक्सर एक विच को देखता हूँ, मैं एक चुड़ैल को देखता हूँ, तो ये बोलता है। तो इस पर महेंद्र हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तुरंत इसे रोकते हैं कि कुछ नहीं, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, बस इमेजिनेशन में खोए रहते हो, शायद तुम्हें इलाज करवाना चाहिए। तो उसको डांट देते हैं महेंद्र इन शॉर्ट। अब सुबह को क्या है, महेंद्र को ये लगता है कि भाई ये जो ईश्वरन है वो गुस्सा हो गया होगा, लेकिन क्या देखते हैं फिर से बहुत ही चीयरफुल वो अपना सभी वर्क कर रहा है, ब्रेकफास्ट वगैरह प्रिपेयर करने का। अब उसके बाद में क्या होता है, आफ्टर सम डेज, अब जो महेंद्र होते हैं ये शाम को नोटिस कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो इवनिंग में फैक्ट्री वगैरह की जो लाइट्स हैं वो जल रही हैं, सो जाते हैं ये श्योर होकर के कुछ खतरा नहीं है। लेकिन मिड नाइट को इन्हें क्या है, रात को बिल्ली के रोने की आवाज़ जैसी सुनाई देती है। तो फिर ये विंडो के पास आते हैं और देखते हैं वही फिगर जो कि ईश्वर ने बताया हुआ था, वही फिगर इन्हें दिखाई देता है, वही विच विद ए फ्यूटस। फ्यूटस मीन्स क्या है, बेबी, मतलब एक ऐसी विच दिखाई देती है जिसके हाथों में एक बेबी होता है। तो फिर ये बहुत डर जाते हैं, फिर ये डरते डरते सो जाते हैं। और फिर सुबह को ये जो ईश्वरन होता है फिर उसी मॉर्निंग को पूछता है, मैंने कहा था आपसे कि इस एरिया में बहुत ही ये हांटेड एरिया है, यहाँ पर बिच आती है, और कल रात आपने बिच देखी थी क्योंकि मैंने आपके रूम से उसके बिच के रोने की आवाज़ सुनी थी। अब जो महेंद्र हैं, अब ये जो महेंद्र हैं वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि तुरंत के तुरंत वो कहाँ जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं। अब तुरंत के तुरंत वो कहाँ जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर अपना रिजाइनेशन दे देते हैं, और इस तरीके से क्या है वो जॉब छोड़ देते हैं। अब ये सस्पेंस वाली बात है कि बाकी में विच थी या नहीं थी, या सिर्फ और सिर्फ जो ईश्वरन है उसने इतने अच्छे से स्टोरी बताई कि उसी का इम्पैक्ट हो, जिसकी वजह से माइंड में एक इमेजिनेशन क्रिएट हो गई हो विच की। लेकिन कुछ भी हो, फिलहाल स्टोरी का डिस्क्रिप्शन इतना ज़्यादा लाइवली था एकदम ईश्वरन के द्वारा कि महेंद्र बिल्कुल उसमें खो गए, और उसकी वजह से क्या लास्ट में अपना जॉब से रिजाइन कर देते हैं। डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। लेट्स सी अनदर वीडियो ऑन दिस स्टोरी बाय एक्स्ट्रा मार्क्स। कीप वॉचिंग दिस, एंजॉय दिस। Ishwaran, the Storyteller by R.K. Lakshman. The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams, and so on. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. He had to keep moving from place to place every now and then, as ordered by his head office. From a coal mining area to a railway bridge construction site. From thereafter, a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. He was a bachelor. His needs were simple, and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. Whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. But one asset he had was his cook, Ishwaran. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. He cooked for Mahendra, washed his clothes, and chatted away with his master at night. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients, seemingly out of nowhere, in the middle of a desolate landscape
with no shops visible for miles around. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. Mahindra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. It would be lunchtime by then. After eating, he would read for a while before dozing off. The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold Ishwaran in thrall. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, "The road was deserted and I was all alone. Suddenly, I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back. But as I came closer, I saw that it was a fallen tree, with its dry branches spread out." Mahindra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's tales uncritically. "The place I come from is famous for timber," Ishwaran would begin. "There is a richly wooded forest all around. The logs are hauled onto the lorries by elephants. They are huge, well-fed beasts. When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them." After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. "One day, a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers, and breaking branches at will. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad?" Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. "The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks," he would continue. "It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots, and clothes. People ran helter-skelter in panic. The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. All the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. The beast grunted and wandered about, pulling out the football goalpost, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water, and uprooting the shrubs. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. There was not a soul below on the ground. The streets were empty, as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. I don't know what came over me suddenly. I grabbed a cane from the hands of one of the teachers
and ran down the stairs and into the open. The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. I stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. It looked frightening, but I moved slowly towards it, stick in hand. People were watching the scene, hypnotized from nearby housetops. The elephant looked at me red-eyed, ready to rush towards me. It lifted its trunk and trumpeted loudly. At that moment, I moved forward and, mustering all my force, wagged its third toenail on the quick. The beast looked stunned for a moment. Then it shivered from head to foot and collapsed. At this point, Ishwaran would leave the story unfinished and get up mumbling, "I will be back after lighting the gas and warming up the dinner." Mahindra, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. Mahindra would have to remind him that the conclusion was pending. "Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal?" Ishwaran would shrug casually. 2 days later, it was led away by its mahout to the jungle. "Well, how did you manage to do it, Ishwaran? How did you bring down the beast?" "It has something to do with a Japanese art, I think. Sir, karate or jujitsu it is called. I had read about it somewhere. It temporarily paralyzes the nervous system, you see." Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror, and suspense. Whether the story was credible or not, Mahindra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahindra's living quarters. One morning, when Mahindra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir." That night, Mahindra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. He seemed very pleased, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. "You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground," he started. Mahindra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. "I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now, I come across a number of skulls and bones," Ishwaran continued. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. "I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. But one horrible ghost of a woman, which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face, like a skeleton holding a fetus in its arms." Mahindra shivered at the description and interrupted rather sharply. "You are crazy, Ishwaran. There are no such things as ghosts or spirits. It is all a figment of your imagination. Get your digestive system examined, and maybe your head as well. You are talking nonsense." He left the room and retired for the night, expecting Ishwaran to sulk for a couple of days.
But the next morning, he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. Every night, he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. He had always liked to admire the milk-white landscape on full moon nights. But after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. One night, Mahendra was woken up from his sleep by a low moon close to his window. At first, he put it down to a cat prowling around for mice. But the sound was too guttural for a cat. He resisted the curiosity to look out, lest he should behold a sight which would stop his heart. But the wailing became louder and less feline. He could not resist the temptation anymore. Lowering himself to the level of the windowsill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. There, not too far away, was a dark, cloudy form clutching a bundle. Mahendra broke into a cold sweat and fell back on the pillow, panting. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. By the time he had got up in the morning, had a bath, and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. Ishwaran greeted him at the door with his lunch packet and his bag. Just as Mahendra was stepping out, Ishwaran grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arms? You were so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night. I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room." A chill went down Mahendra's spine. He did not wait for Ishwaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed his papers, resolving to leave the haunted place the very next day.